हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने इस चैनल अचीवमेंट सीए में जीएसटी के बारे में। सर जीएसटी के बारे में, बट आप तो सर इनकम टैक्स हमें पढ़ाते हैं। आपकी तो सारी क्लासेस इनकम टैक्स की अवेलेबल हैं, चाहे वो सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो। तो जीएसटी किसकी सर? सीए इंटर की जीएसटी, बट ये जीएसटी सेम है फॉर सीए फाइनल। सीए फाइनल का जो आपका 2 मॉड्यूल है ना स्टार्टिंग का, वो सीए इंटर की जीएसटी से लगभग कॉमन है। 20% पोर्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बट लगभग कॉमन है। आप में से बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस थे मेरे लिए कि सीए इंटर का जो इनकम टैक्स है वो तो सर हम अभ्यास 3 से कर ले रहे हैं। सीए इंटर का इनकम टैक्स हम अभ्यास 3 से कर लेते हैं, अपना 40 आवर्स में कंप्लीट हो जा रहा है। बट सर जीएसटी के लिए तो मैंने 3-4 लोगों को आई गेस सिर्फ ये बोला था कि हमारी प्लानिंग है, बट हम कब तक अवेलेबल करा पाएंगे हमें नहीं पता। इसलिए यूट्यूब पे अब करेंटली हम डेली बेसिस पे क्लासेस को अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपका सीए इंटर का जीएसटी पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए। अब एक बात और सर, ये किसके लिए ये क्लासेस हैं? तो सर ये क्लासेस उनके लिए हैं जिनका जिनका अटेम्प्ट रुक गया था। पहले बात आप ये समझिए, ये पहली बात सर, ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है, ठीक। अभ्यास सीरीज हमारी चाहे वो इनकम टैक्स की ही क्यों ना हो, या फिर हमारी जो जीएसटी की भी चली, ये कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं है। ओके ओके सर। तो सर क्या ये कोई रिवीजन बैच है? सर क्या कोई ये रिवीजन बैच है? तो सर प्योरली ये कोई रिवीजन बैच भी नहीं है। ये इस बैच का हमारा नाम ही है प्रैक्टिस। ओके यहां पे आ जाइए, ये देखिए, प्रैक्टिस कम रिवीजन बैच। मतलब सर जिस तरीके से फास्ट, अगर आप कहें सर फास्ट ट्रैक बैच में क्या होता है कि ऑल कंसेप्ट्स आपको गो थ्रू करा दिए जाते हैं, ऑल कंसेप्ट्स गो थ्रू करा दिए जाते हैं। बट हमारे इसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ऑल कंसेप्ट्स नहीं है, ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर आईसीआई मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है, उस कंसेप्ट को डिटेल में बताया जाता है, शॉर्ट में नहीं डिटेल में बताया जाता है, प्लस उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है, आपका रीडिंग टाइम बचाया जाता है। ये होता है हमारा कंसेप्ट अभ्यास सीरीज का। ये बेस्ट होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन विथ प्रैक्टिस, जिसको रिवीजन और प्रैक्टिस साथ में करनी है, या अगर किसी बच्चे के एग्जाम में रिजल्ट अनफॉर्चुनेट रह गया, नेगेटिव रह गया, और वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट सूटेड होता है। बिकॉज इसमें सारे के सारे ऑल अमेंडमेंट्स इंक्लूड तो हैं, बट उसका इफेक्ट भी मिल जाएगा। अमेंडमेंट्स का इफेक्ट आपका क्वेश्चन पे क्या पड़ा है वो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, और 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं इन क्लास, ठीक। और टाइम भी बहुत कम है, 40 आवर्स। अगर किसी को इनकम टैक्स के लिए चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन अचीवमेंट सीए पे चल जाइए, अचीवमेंट सीए पे चल जाइए, वहां पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी अनलिमिटेड व्यूज के साथ। और इवन इस बार हमने चैप्टर वाइज भी दिखा दिया, वहां पे चैप्टर वाइज भी चीजें आपको मिल जाएगी। अगर स्पेसिफिक किसी एक चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट उस एक चैप्टर को जाके कर सकते हैं। ओके ओके। और किसी भी डिटेल का आप हमको व्हाट्सएप कर लीजिए। चलिए ये बात तो हो गई। अभी हमारे सर ये क्लासेस करेगा कौन? तो अगर कोई एकदम फ्रेश स्टूडेंट है तो वो इन क्लासेस के ऊपर ध्यान नहीं देगा। केवल रिवीजन भी नहीं है, ये प्रैक्टिस कम रिवीजन सीरीज है। सर क्वेश्चन पढ़ते हैं टेस्ट योर नॉलेज का। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, एम एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग द रेडीमेड गारमेंट्स विद पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा। विद इन पंजाब, ये पंजाब के अंदर करना चाहते हैं, और नेबरिंग स्टेट दिल्ली और हरियाणा में करना चाहते हैं। काइंडली स्टेट एज व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड लेविएबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑफ द सेम। समझ रहे हो आप लोग को इतना तो पता है कि सर अगर पूछ लिया हमसे टैक्सेबल इवेंट के बारे में, तो टैक्सेबल पूरी जीएसटी में, पूरी की पूरी जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट सिर्फ एक ही है, जो कि आपका ये वाला चैप्टर है सप्लाई। इफ ये सप्लाई है तो ही टैक्सेबिलिटी आती है, सप्लाई के अलावा कोई टैक्सेबल इवेंट होता ही नहीं है जीएसटी में। इट मींस अगर आप गुड्स का केस है तो मूवमेंट को बेस हम देखते हैं, ठीक है। मूवमेंट नहीं भी देखते हैं तो मान लो अगर फिक्स्ड है कोई प्लेस, जैसे कि अगर आपने कोई मशीनरी किसी को बेच दी, फैक्ट्री में लगी तो आपने यूज करने का अधिकार किसी और को दे दिया, तो भी सप्लाई आ जाती है। एंड ऑल दैट पूरी कंडीशन क्वेश्चन के साथ स्पेसिफिक करेंगे, ठीक। लेकिन अभी देखो, अगर किसी भी कंडीशन में चाहे सर्विस भी देखो, तो टैक्सेबल इवेंट क्या होता है आपका? टैक्सेबल इवेंट सिर्फ और सिर्फ सप्लाई होता है। अगर पूरी जीएसटी में कभी भी टैक्सेबल इवेंट पूछे तो वो सिर्फ सप्लाई होता है। अब सप्लाई को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इंट्रा और इंटर। अज्यूम करिए आपके इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अज्यूम क्यों करना भैया सर, सीधे हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये भाई साहब ये इसमें हरियाणा भी बेचना चाहते हैं, ये दिल्ली, ये रहा दिल्ली, ठीक है।
दिल्ली में भी काम करना चाहते हैं, हरियाणा में भी करना चाहते हैं और पंजाब में भी काम करना चाहते हैं। तो इसी सिचुएशन में अगर आप देखिए तो ये तो पिक्चर फट रही है, चलो कोई बात नहीं। अगर इन्होंने बोला पंजाब, तो पंजाब के अंदर ही अगर ये सप्लाई कर रहे हैं, देखो ये एक बॉर्डर है, लाल कलर से बॉर्डर बना दे क्या सर, ये देखिए ये एक स्टेट का बॉर्डर है। इस स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर ये कहीं पे भी सप्लाई करे, लुधियाना, भटिंडा, कहीं पे भी। अगर ये विद इन स्टेट काम करते हैं, विद इन स्टेट काम करते हैं, स्टेट का बॉर्डर क्रॉस नहीं होता, ये हरियाणा नहीं गया, अभी हरियाणा नहीं गया, विद इन द स्टेट काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई। और जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है वहां पे सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ये आपको पता हो गया। हाँ सर, लेकिन जैसे ही ये बॉर्डर क्रॉस हो जाता है ना, इन्होंने क्या सोचा कि भैया हम हरियाणा में भी माल बेचें, हम दिल्ली में भी माल बेचें, तो ये क्या स्टेट क्रॉस हुआ, बॉर्डर क्रॉस हुआ ना, हरियाणा दिल्ली, भले ही नेबरिंग स्टेट है, चाहे ये पंजाब से अगर सोचते कि हम तमिलनाडु तक माल बेच देना तो भी बॉर्डर क्रॉस होता है। ये नहीं कितने बॉर्डर, इससे मतलब नहीं है, आप जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है, दैट इज पंजाब, पंजाब से अगर आपने बॉर्डर क्रॉस करा दिया तो उस सप्लाई को बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई, तो इस सप्लाई में क्या बोलते हैं, चाहे इंटर स्टेट सप्लाई क्या हो, आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में भेज रहा हो, अपने यूनाइटेड टेरिटरी से किसी दूसरी यूनियन टेरिटरी, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी में भेज रहा हो, या अपने स्टेट से किसी यूनियन टेरिटरी में ही भेज रहे हो, कोई भी कंडीशन हो, अगर ये बॉर्डर पार कर रहे हैं आप, अगर यहाँ पे ये जो बॉर्डर आता है, इस बॉर्डर को पार होता है, तो वहां पे इंटर स्टेट जीएसटी लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जीएसटी कौन सा वाला लगता है सर, आईजीएसटी लगता है, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगता है। सर आपको ये भी पढ़ाया हुआ है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी में रेट्स का फर्क होता है। एज लाइक अगर कोई कमोडिटी है जिसपे 18% का इनडायरेक्ट टैक्स है, 18% की जीएसटी है, और वो कमोडिटी अगर विद इन स्टेट जा रही है तो उसके ऊपर 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी लगता है। लेकिन इंटर स्टेट होने पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट बाहर जाने पे, उस पे आईजीएसटी पूरा पूरा एक साथ 18% का लगता है। क्लियर क्लियर सर। चलिए सर एक छोटी सी बात अभी आपको और बता देते हैं सर, जो रजिस्ट्रेशन चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहां आपको समझाते हैं। भारत के अंदर अगर आपका 20 लाख 40 लाख, ये दो लिमिट है, और गुड्स के लिए 40 लाख भी आ जाती है, 40 लाख गुड्स के लिए सिर्फ आती है, सर्विस के लिए 20 लाख ही स्टिंक्ट है, एक मतलब स्थिर है, 20 लाख ही है, और गुड्स के लिए एक्सक्लूसिव गुड्स में 40 लाख है। स्टेट वाइज ये चीजें वेरी करती रहती हैं, ये आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, लेकिन मिलता है रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज। स्टेट वाइज मतलब सर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना है। इसका क्या मतलब, एक स्टेट में सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं हमने ऐसा नहीं कहा, हमने कहा एक स्टेट के अंदर एक रजिस्ट्रेशन लेना ही है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में भी काम करते हैं, उड़ीसा में भी काम करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी काम करते हैं, और ये बगल वाला कौन सा है, महाराष्ट्र में भी काम करते हैं, मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। और आप सेम पैन के अंदर ही हर जगह काम करेंगे, क्योंकि भारत में तो पैन एक ही है आपका, सेम पैन के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन 5 डिफरेंट स्टेट्स में हैं, आप इन 5 डिफरेंट स्टेट्स में है, तो आपको 5 रजिस्ट्रेशन, मिनिमम 5 रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, मिनिमम 5 रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लेना पड़ेगा। ठीक समझ में आया। अब मान लेते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर आप एक फैक्ट्री, यहां पे आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस जिसको कहते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस यहां पे है, एक प्लेस ऑफ बिजनेस यहां पे, एक प्लेस ऑफ बिजनेस यहां पे है। तो अब आपके मर्जी के ऊपर है कि आप इन प्लेसेस के लिए डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर चाहिए तो इन दोनों के लिए, ब्लू, इन दोनों के लिए एक रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, इसके लिए एक डिफरेंट रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। मतलब चाहे तो अब आप आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 3 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये अब आपके विल पे है, आपकी इच्छा पे है, आपके डिजायर पे, आपकी विश के ऊपर है। ठीक, लेकिन अगर आप 5 डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं तो आपको हर स्टेट का मिनिमम एक रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। ठीक, अब आपके दिमाग में एक बात और आएगी, सर हम 5 स्टेट में काम करते हैं, ठीक है, तो सर मेरे पास तो 5 रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। जी हाँ, आपके पास 5 रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, और ये 5 रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट वाइज हो जाएगा। हर स्टेट का अपना एक यूनिक कोड होता है, उससे पता चल जाता है आपका किस स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन इन 5 डिफरेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के होते हुए भी आपका पैन नंबर सेम रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये आदमी एक है, लेकिन 5 अलग अलग स्टेट्स में वर्क कर रहे हैं। आपका पैन नंबर सेम होगा, पैन नंबर डिफरेंट नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। तो देखिए भाई साहब, इन्होंने सीधे पूछा आपसे टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, तो टैक्सेबल इवेंट तो सप्लाई होता है, और दूसरा इन्होंने पूछ दिया
अंडर जीएसटी एंड लेवेबिलिटी ऑफ सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी एंड आई जीएसटी। तो जब इन्होंने बोला है कि रेडीमेड का काम करना चाहते हैं विद इन पंजाब, तो विद इन पंजाब मतलब पंजाब में ये खुद ही है, तो पंजाब में करेंगे तब तो सर सी जीएसटी और एस जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नेबरिंग स्टेट दिल्ली और हरियाणा के अंदर भी अगर हम माल सप्लाई करेंगे तो इंटर स्टेट सप्लाई के तहत आईजीएसटी इनके ऊपर लगेगा। सिर्फ इतनी छोटी सी बात आपको समझनी थी। क्लियर? क्लियर है सर। मैं अगेन बता रहा हूं, जिसको बिल्कुल भी जीएसटी नहीं आता ये क्लासेस उनके लिए नहीं है, ये रिवीजन नहीं है, ये जिनका रिजल्ट अनफॉर्चुनेट रह गया या जिन्होंने फुल स्टडी कर ली है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है प्लस प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं उनके लिए है। इट्स एज आपको ये वे शो कर रहा है कि आपको किस तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस हैं कंप्लीटली। क्लियर सर? क्लियर हो गई बात आपकी। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। देखो टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई, सप्लाई चाहे वो गुड्स की हो या सर्विस की हो। तो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, दैट्स नेम सप्लाई। क्लियर? यस सर क्लियर। सर ये लेकिन आप बार बार सप्लाई, ये छोटी सी बात को क्यों इतना मैग्नीफाइड किया जा रहा है हमारे आईसीआई के द्वारा? क्योंकि पहले बहुत से टेक्निकल टर्म्स यूज होते थे, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलिंग, होलसेलर, पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज होते थे कि सेल्स हुई आपकी तो टैक्सेबल इवेंट आए। लेकिन अब इन सभी चीजों का नामो निशान मिटा के सेम एक वर्ड बोल दिया गया, सप्लाई। अगर सप्लाई है तो टैक्सेबल इवेंट है, वरना कुछ भी नहीं है। क्लियर सर जी? क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर। तो एसजीएसटी, सीजीएसटी या यूटीजीएसटी और आईजीएसटी विल बी लेविएबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। आपको ये चीज मैंने पढ़ा दी थी यहाँ पे, लेकिन आपको एक छोटी सी बात और अच्छे से समझाने के चाहते हैं हम कि सर भारत में ना कुछ स्टेट्स हैं, तो जैसे जम्मू कश्मीर है, लेकिन आपने देखा होगा लेह लद्दाख वाला एरिया। चलो एक बार पढ़ते हैं। ये जो लद्दाख है, लद्दाख को आपने बहुत जगह देखा है ना, लद्दाख, इसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्यों ऐसा कहा जाता है बाबू, केंद्र शासित प्रदेश? क्योंकि अब ये दिल्ली द्वारा कंट्रोल हो रहा है, राज्य सरकार नहीं, यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा ये स्टेट चलता है, दिल्ली गवर्नमेंट के तहत आता है। तो इसलिए अगर यूनियन टेरिटरी है, यूटी उसको बोलते हैं। और जनरली जैसे राजस्थान ये एक स्टेट है तो इसको यहाँ पे एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी लगेगा, और अगर केंद्र शासित है तो यूटी जीएसटी, उस यूनियन टेरिटरी का जीएसटी लगेगा। सर यूटी जीएसटी क्यों बनाई जाती है? आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। एक बार आपको पता है, जैसे मान लो यहाँ अंडमान निकोबार है, या अगर आप अंडमान निकोबार नहीं जानना चाहते तो चलो लेह लद्दाख को ही क्यों ये केंद्र शासित बनाया गया, इसकी छोटी सी बात बता दें। जीएसटी के बाहर की बात है ये, छोटी सी, लेकिन 2 मिनट में आपको समझा देते हैं। देखो जैसे मान लो ये पार्ट है, अगर यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट, तो इस स्टेट के सारे फैसले कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो यहाँ पे क्या फैसला हो रहा है? टेररिस्ट को अंदर करा दिया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है? केंद्र को, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को पता ही नहीं चल पाएगा, दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को पता ही नहीं चल पाता है, इसलिए ऐसे इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। अब जैसे चलिए एक छोटी सी आपको 2 मिनट की और हम बात बता देते हैं कि सर केंद्र शासित प्रदेश का मैंने देखा है, सर ये राज्य क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, एक आध बार क्वेरी बस मैंने देखी है। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। आपको पता है इधर अंडमान निकोबार अपना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, थोड़ा सा इधर देखो, ज्योग्राफी की क्लास नहीं चली, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपको सबको पता होगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हमने यूनियन टेरिटरी बोला हुआ है, यूटी। क्यों? अगर एक एग्जांपल लो, छोटी सी बात, इसको क्यों यूटी बना दिया? ये हमारे भारत से कितना दूर अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन ये भारत का अभिन्न अंग है, हमारे अखंड भारत का ये अभिन्न अंग है, यूनियन टेरिटरी है। तो होता क्या है, अगर मान लो यहाँ पे आपको पता है नहीं, अगर मान लो यहाँ पे आके यहाँ पे किसी हम सीएम को बैठा दें, उस सीएम को चाइना परचेज कर ले और चाइना अपना यहाँ पे जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर एयरबेस बना रखा है वैसे यहाँ पे अपना पोर्ट बना ले, कुछ भी कर ले, तो ऐसी जगहों पे जहां पे डिस्प्यूट आ सकता है, भारत को अपने कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ का कोई भी डिसीजन, सीएम है ही नहीं यहाँ पे, तो चीफ मिनिस्टर है ही नहीं, तो यहाँ का कोई भी डिसीजन कहां से आएगा? दिल्ली से जाएगा। तो इस एरिया पे बेटर कंट्रोल रखा जा सकता है, यहाँ पे कोई भी असामाजिक तत्व या गैर भारतीय, जो भारत के विरोधी तत्व यहाँ पे आके हमारे देश में कुछ ना कर पाए, इसलिए यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, ये जो थोड़े से इधर उधर के एरियाज हैं, इनको भी यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया, इसलिए इनको भी यूटी ही बना के रखा गया है भारत के अंदर। ओके, क्लियर? क्लियर सर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज ट्रांसफर्ड सम गुड्स टू इट्स ब्रांच। ठीक है, रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। भैया यहाँ पे क्या हुआ,
थोड़ा सा और सफाई कर दो सर। चलो सफाई तो कर ही देते हैं आपके लिए, कुछ भी दोस्तों। देखो भैया, ये दामोदर लिमिटेड ब्लू पेन से देखिएगा, ये दिल्ली की थी, ठीक है, दिल्ली में रजिस्टर्ड थी। अब ये दिल्ली अपने वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, वेस्ट बंगाल ये इसका कोई एरिया है जहां पे ये कुछ अपने सामानों का ट्रांसफर करना चाहिए। देखिए कितने एरियाज आ रहे हैं बीच में, दिल्ली से वेस्ट बंगाल की बात कर दिया। ठीक, ठीक है सर जी। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली हैज ट्रांसफर्ड सम गुड्स टू इट्स ब्रांच रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल, ठीक, सो दैट द गुड्स कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच। अब क्या है कि ये दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। चलो दिल्ली में इन्होंने हो सके मैन्युफैक्चरिंग की हो, फैक्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग कर दी। वेस्ट बंगाल बेच रहे हैं और वेस्ट बंगाल में इनकी क्या है, ब्रांच है, और यहां से अब गुड्स क्या होगा, सोल्ड होगा। The goods have been transferred without any consideration, and the company believes that transaction undertaken by it does not qualify as supply as to consideration it involves. Ascertain whether the transfer of goods by Damodar Private Limited to its branch office qualify as supply. हमसे पूछ रहा है कि भैया दामोदर जी ने ना क्या किया है कि जो ट्रांसफर किया है वो विदाउट कंसिडरेशन किया है, और चूंकि विदाउट कंसिडरेशन है तो उनको लगता है, उनका ये बिलीव है कि ये क्वालिफाई नहीं करता है टैक्सेबल इवेंट सप्लाई को। और चूंकि सप्लाई को ये नहीं कंसीडर करता है क्योंकि कंसिडरेशन नहीं पे हुआ है, तो भाई साहब कोई जीएसटी नहीं आएगा। तो पहली बात आपको ये बता दें कि सप्लाई होगा तब तो टैक्सेबिलिटी आती है, और सप्लाई के लिए कहा जाता है मूवमेंट होना चाहिए फॉर, पहली बात फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। सप्लाई के लिए क्या कहा जाता है भैया, कंसिडरेशन होना चाहिए। फ्री है तो टैक्स किस बात का, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दर हैंस ऑफ द बिजनेस, ऑफ द बिजनेस, ये दो बात कही जाती है कि भैया दो चीजें अगर हैं तो ही हम मानेंगे सप्लाई है। फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप एक स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन को नहीं सोचेंगे, ठीक। आप एक स्टूडेंट हो, प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से, आपने अपनी ओल्ड बुक को, आपने अपनी ओल्ड बुक आप बहुत अच्छे से पास कर गए, आप मे 21 अटेम्प्ट पास कर गए, तो मे 21 की बुक ही नवंबर 21 में भी लग जाएगी, अपने किसी दोस्त को दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या यहाँ सप्लाई बोल दें? फॉर कंसिडरेशन आपने दिया है जी, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया आपने, तो सप्लाई नहीं लगी। दूसरी बात, चलो आपने सप्लाई दी, आपने किसी अननोन आदमी को OLX पे सोल्ड कर दिया 500 रुपए में, ठीक है, OLX करो, OLX पे 500 रुपए में सोल्ड कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, आपने बोला फॉर कंसिडरेशन तो है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस है, क्या क्या बुक बेचना आपका व्यापार था? क्या बुक बेचना आपका व्यापार था? जी नहीं, बुक बेचना आपका व्यापार नहीं था। आपने कंसिडरेशन चलो ले लिया, लेकिन इस तरीके के काम करना आपका बिजनेस है ही नहीं, तो भी जीएसटी की बात नहीं आएगी, ठीक, ठीक है। यहां पे कहा गया कि भैया सप्लाई होने के लिए कंसंट्रेशन होना चाहिए, और जब इन्होंने दिल्ली से वेस्ट बंगाल तक माल बेचा है तब किस बात की सप्लाई, सप्लाई के लिए फॉर कंसिडरेशन वाली कंडीशन तो पिट गई। भले ही इनके बिजनेस का काम था, लेकिन फॉर कंसिडरेशन वाली कंडीशन पिट गई। ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तब भैया मेरा जीएसटी एक्ट आता है और बोलता है कि इसमें एक शेड्यूल 1 है। क्या है? शेड्यूल 1, जो कहता है कि ये चीजें सप्लाई होंगी विदाउट कंसिडरेशन भी, चीजें सप्लाई होंगी विदाउट कंसिडरेशन भी। अब वो चीजें क्या है, इसको समझते हैं। चीजें सप्लाई हो जाएंगी विदाउट कंसिडरेशन भी, चलो यहां पे हम बताते हैं आपको, यहीं पे बताते हैं। चलो, शेड्यूल शेड्यूल 1 कहता है कि विदाउट कंसिडरेशन होगा, विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो भी सप्लाई है और तो भी टैक्स आएगा। वो क्या होता है कि अगर आप एक स्टेट से हैं, ठीक है, और आपने अपने डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन या रिलेटिव को, रिलेटिव या डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन, इनको अगर आपने कुछ भी स्टॉक ट्रांसफर किया, कुछ भी सोल्ड किया, कुछ भी ट्रांसफर किया, सोल्ड किया या सप्लाई किया, कुछ भी सोल्ड किया, ट्रांसफर किया, सप्लाई किया, सोल्ड में तो फिर प्राइस आ जाएगा ना। मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर आपका यहां से यहां तक हो रहा है, देखो मूवमेंट हो रहा है ना, ठीक, यहां दिल्ली था और ये वेस्ट बंगाल था, अगर आपने किया और एफओसी फ्री ऑन चार्ज विदाउट कंसिडरेशन भी पेमेंट किया, तो भी इसको सप्लाई बनाया जाएगा और जीएसटी लिया जाएगा, तो भी सप्लाई बनाया जाएगा और जीएसटी लिया जाएगा। अब जीएसटी लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा इस बात को भी यहां छोड़ो, सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा उसको देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें सप्लाई बनाने के बाद भी एग्जेम्प्ट कर दी जाती हैं। आपका चैप्टर सप्लाई का है तो सप्लाई समझिए, मतलब अगर इन्होंने दिल्ली से, अगर इन्होंने सर जी यहाँ यहाँ पे देखिए सर जी, अगर इन्होंने दिल्ली से कोई माल भेजा है वेस्ट बंगाल अपनी ही ब्रांच को सोल्ड करने के लिए, और अगर एफओसी फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस पे हो जाए, तो भी आपका जीएसटी बोलता है कि इसको सप्लाई बनाएंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ सर, सप्लाई बनाएंगे। लेकिन सर दो बात क्लियर नहीं हुई, आपने एक बात रिलेटिव बताई, एक बात डीम्ड डिस्ट्रिक्ट पर्सन बताई, ये दोनों क्या होती है?
आइए अब आपको रिलेटिव और डिम डिस्टिंक्ट पर्सन बताते हैं। हम इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डिम डिस्टिंक्ट पर्सन बताएंगे। ठीक ठीक है सर जी। सर मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई बिजनेस है गुजरात में, आप एक गुज्जू भाई हो, गुजरात में आपका बिजनेस है, ठीक है, आप बहुत अच्छा बिजनेस करते हो गुजरात में, आपका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, ठीक। आप यहाँ पे अपना शोरूम खोल के बैठे हो, फिर आपने एक शोरूम महाराष्ट्र में भी खोल दिया, महाराष्ट्र में भी खोल दिया, और अब दोनों जगह जब खोल दिए हो तो सर आपको अभी बताया ना स्टेट वाइज, आपको स्टेट वाइज क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना है। तो आपका एक रजिस्ट्रेशन REG1 महाराष्ट्र में होगा और एक रजिस्ट्रेशन गुजरात में होगा। लेकिन ये दो रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आप आदमी तो एक हो, आपका पैन तो सेम होगा ना। हाँ सर। तो कहा जाता है एक जो आपकी इंटरप्राइज बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस, जो रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस आपका गुजरात में और दूसरा रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस जो महाराष्ट्र में है, जिनका पैन तो सेम है लेकिन रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, ये दोनों इंटरप्राइज एक दूसरे की डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाती है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाती है, ठीक है, डीम्ड डिस्टिंक्ट होती हैं। क्लियर? यस सर क्लियर। अब मान लीजिए एक तीसरा आता राजस्थान में, राजस्थान में आपका लिकर बिजनेस होता है, ठीक। यहां पे होता कि आप जो है यहाँ पे लिकर बिजनेस है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं पड़ती है। अब आपके साथ क्या केस है कि यहाँ पे ये जो राजस्थान में, यहाँ पे आपको चूंकि वैट तो आता नहीं है लिकर बिजनेस पे, लिकर शॉप है, तो आपने यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, रजिस्ट्रेशन आपका वैट के अंदर नहीं है, बट ये भी तो आपकी एक इंटरप्राइज है। तो देखो जो रजिस्टर्ड है वो तो डिम्ड डिस्टिंक्ट है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको पता है क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रजिस्टर डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर? क्लियर सर। तो आपका शेड्यूल 1 अब देखो क्या कहता है, आपका शेड्यूल 1 आपको सीधी बात कहता है कि अगर आप शेड्यूल 1 शायद मैंने यहां लिखा है ना, देखो शेड्यूल 1, हाँ ये कहता है कि अगर दिल्ली वाला आदमी वेस्ट बंगाल पे भेज रहा है और सप्लाई कर रहा है, इवन एफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, विदाउट कंसेंट्रेशन कर रहा है, और अपने डीम्ड डिस्टिंक्ट या रिलेटिव को अगर हम करते हैं तो इसको सप्लाई माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर सप्लाई मान लिए हैं तो भाई अगर सप्लाई मान लिए हैं क्योंकि शेड्यूल 1 में लिख दिया गया है, ठीक। और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, देखो मैंने आपको अच्छे से बताया, आप गुजरात में भी हो और आप गुजरात में भी हो और महाराष्ट्र में भी हो, तो आप दोनों जगह आपकी स्टेब्लिशमेंट और दोनों रजिस्टर्ड है, तब तो डीम्ड डिस्टिंक्ट। और मान लो राजस्थान में थी, वो रजिस्ट्रेशन की वहां जरूरत नहीं थी, तो उसको कहते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन दोनों ही केस में सप्लाई होने पे, अगर FOC बेसिस भेज रहे हो, फ्री ऑफ चार्ज भेज रहे हो, दोनों ही केसेस में सप्लाई मानी जाती है। तो यहां पे दामोदर जी ने, जो दामोदर जी को लगता था कि फ्री ऑफ कॉस्ट या फ्री ऑफ चार्ज अगर हमने दिल्ली से लेके वेस्ट बंगाल तक भेज दिया और हम अपनी ओन ब्रांच को भेज रहे हैं तो क्या हो गया भाई, ब्रांच क्या हो गया, हमारी डिस्टिंक्ट पर्सन हो गई, डिस्टिंक्ट पर्सन हुई कि नहीं, ब्रांच हमारी क्या हो गई, प्लीज एक बार बोल दो बाबू, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गई ना। तो अगर हमने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भले ही विदाउट कंसेंट्रेशन कोई सप्लाई की है, कोई माल भेजा है, भले FOC बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया कोई माल, तो हमारा शेड्यूल 1 कहता है कि हम इसको सप्लाई बना देंगे। तो भैया जो दामोदर जी वो गलत है, एज पर टैक्स लॉस ये सप्लाई है। देखिए क्या लिखा है, एज पर शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन हो, रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं वो अगर आप बुक से देख लीजिए बाबू, क्योंकि प्रैक्टिस कम रिवीजन सीरीज है। हम इनकम टैक्स एक्ट में आपको एक एक वर्ड पढ़ाते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि आप खुद से भी कुछ चीजें पूछे, मैं आपको GST में सपोर्ट दे रहा हूं, और इनकम टैक्स एक्ट की जो अभ्यास सीरीज होती है वहां पे आपको एक एक वर्ड इलेबोरेट करते हैं, और वो सीरीज बन के आपको मिल चुकी है आपके एप्लीकेशन पे। ठीक ठीक है सर जी। एज पर शेड्यूल 1 रिलेटेड पर्सन, बाबू वही होते हैं यार कि दो, अगर मान लो आपके एम्प्लॉय रिलेटेड है, ऑफिसर्स रिलेटेड है, एक ही जगह काम कर रहा हो, या कोई तीसरी कंपनी दोनों कंपनियों में शेयर होल्ड कर रखी है, तो ये दोनों कंपनियां आपस में रिलेटेड है, वही सब बातें, ठीक है। बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हमने आपको समझा दिया, एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। भाई साहब स्टॉक की सप्लाई किस लिए कर रहे थे, बिजनेस के लिए कर रहे थे ना। देखो देखो हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, आप लोगों को GST का डर खत्म करना है यार, बहुत क्वेरी आई थी। देखो यहां से यहां तक ये किस लिए, फॉर ब्रांच सोल्ड करेगी तो बिजनेस के लिए तो भेज रहा है, मूंगफलियां खाने के लिए थोड़ी ये भेज रहा है, तो बिजनेस के लिए भेजी हो ना। हाँ सर जी, बिजनेस के लिए भेज रहा है, तो फिर क्या होगा, बिजनेस के लिए अगर भेज रहे हैं इस डीम्ड सप्लाई, तो इसको सप्लाई बना दिया जाएगा, इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। भले ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हो, बिना किसी कंसिडरेशन के भेज रहे हो, हम तो सप्लाई मानेगा। इन द गिवन केस द दामोदर प्राइवेट लिमिटेड एंड its branch located in another state, Delhi to West Bengal, are distinct person, वो distinct person है, supply of goods between them qualified as supplies।
तो उनके बीच में जो सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है उसको सप्लाई माना जाएगा। सप्लाई किसकी मीनिंग में? मीनिंग इन द एक्ट ऑफ सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी एक्ट के अंदर इसको मान लिया जाएगा कि ये सप्लाई है। क्लियर क्लियर। वैसे सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोला जाता है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, P associate is engaged in supply of taxable goods. It inquire from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provisions of CGST Act. Enumerate such activities if any. सर तो बात क्या आपसे कर दिया कि P एसोसिएट पूछ रही है। देखो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ना एडवाइजर बनेंगे। देखो बाबू, जीएसटी आपके लिए जीएसटी या इनकम टैक्स एकदम न्यू चीजें होती हैं। आपने कहीं 11th 12th में चीजें पढ़ी नहीं होती हैं। तो जो अप्रोच हम दे रहे हैं आप उस अप्रोच को समझिए। पी एसोसिएट इंगेज्ड है, सप्लाई टैक्सेबल गुड्स करती है, ठीक। वो अब आपके पास आ रही है। पहले आपको पता चला कौन सी लाइन क्वेश्चन में काम की, इस चीज को समझो भाई। पी एसोसिएट काम करती है टैक्सेबल गुड्स का, ठीक है। ये आपके लिए काम के मतलब की बात नहीं है, काम करती है तो करती है। इट रिक्वायर फ्रॉम इट रिक्वायर्स फ्रॉम इट्स टैक्स एडवाइजर, आपके पास आके पूछ रही है आपसे एज टू वेदर एनी एक्टिविटी कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्या कोई एक्टिविटी सप्लाई बन सकती है चाहे हम उसके लिए कंसिडरेशन न लें? जैसा कि हमने आपको बताया था, सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो पूछ रही है अगर हम फ्री में भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या वो सप्लाई बन सकती है? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट इम्यूलेट सच एक्टिविटीज इफ एनी। अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज है तो उसको बताओ। मतलब ये आपसे खड़े खड़े शेड्यूल 1 के बारे में डिटेल पूछ रहा है। शेड्यूल 1 आपको याद हो जाएगा। शेड्यूल 1, चलो शेड्यूल 1 आपको हम जरा ठीक से यहां पढ़ाते हैं। देखिए, और इसके लॉजिक्स भी हम आपको देंगे, आपको याद हो जाएगा सेम एज हम देते हैं। अब बाबू आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके 9918310384 पर अपना फीडबैक जरूर दे देंगे। सेक्शन 7 स्टिपुलेट दैट सप्लाई शुड बी अ कंसिडरेशन एंड इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। भैया क्या हो गया कि सप्लाई जो है वो कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होनी चाहिए। ये दो कंडीशन जो हमने आपको लिखवाई है वहां पे। बाबू ये वर्ड्स मेरे बच्चे, ये वर्ड्स आपको याद कर लेने हैं क्योंकि ये वर्ड्स वहां पे लिख के आने तो ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक ठीक है। However, Schedule 1 of CGST Act enumerates the cases where the activity is treated as supply, even if the same is without consideration. These are as follows. Schedule 1 बताता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसको सप्लाई कहेंगे, भले ही आप नो कंसिडरेशन में हो या विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी सप्लाई है तो है। कौन सी होती है? आप पहले पार्ट 2 पढ़िए। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और deemed distinct person as specified in section 25 when the made in the course of furtherance of the business as like example के लिए आप छोटा सा यहाँ लिख लीजिए जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा कि दिल्ली का आदमी वेस्ट बंगाल स्टॉक भेजा था इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ताकि वेस्ट बंगाल की ब्रांच से सोल्ड हो जाए, लेकिन एफओसी बेसिस पे भेज दिया था। तो चूंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन थे तो यहाँ पे मेरा नो कंसिडरेशन होने के बाद भी इसको सप्लाई बना दिया जाएगा। क्लियर? ये आपको समझाया है। ठीक ठीक है। लेकिन एक छोटी सी बात है सर, यहाँ रिलेटेड पर्सन आ गया। रिलेटेड पर्सन की पूरी बहुत बड़ी सी लिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत हल्की बहुत इजी चीजें हैं, वहां पे बस नाम आपको पढ़ने होंगे। वहां पे एक वर्ड आया होगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय भी एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। कोई थर्ड पर्सन या तो फिर जैसे मान लीजिए जो दोनों कंपनी में 25% ज्यादा होल्ड कर रहा है तो ये दोनों भी रिलेटिव हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सी डिटेल्स हैं बाबू। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिसर, डायरेक्टर एंड अदर थिंग, सच पर्सन एज अ मेंबर ऑफ सेम फैमिली। ठीक ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखो अगर ये दो रिलेटेड हैं फर्म्स, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बात कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय है जिसको रिलेटिव माना गया है। तो सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटिव हैं तो क्या करें अब हम? इसके लिए स्पेशल कंडीशन डाल दी गई कि अलग दिवाली का गिफ्ट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो कोई भी पैसा दे दिया तो इसको सप्लाई हो जाता, जीएसटी हो जाता। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच की क्या बात होती है? देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है? आप अपने एम्प्लॉय अगर आप रखेंगे तो उसको सैलरी देंगे, तब तो आपको अगर इसको सप्लाई कहते हैं तो सैलरी के ऊपर भी जीएसटी आ जाना चाहिए। तो बाद में इसको एग्जम्पशन में डाल दिया गया है, वो आप आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको अभ्यास सीरीज इनकम टैक्स में सब कुछ समझाया है कि किस हद तक सोचना है, जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना है क्योंकि आप हाफ चीजें पहले पढ़ रहे हैं। बहुत एक्सटेंडेड वर्जन आपको कहां मिलता है? एक्सटेंडेड वर्जन आपको फाइनल में मिलता है। ठीक, तो इतना समझो अभी कि भैया ये एक एम्प्लॉयर है और ये एक एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे दिया दिवाली का तो भी क्या जीएसटी लगेगा? सैलरी दे दी तो भी जीएसटी लगेगा। सैलरी के लिए तो एग्जेम्पशन में डाल दिया गया कि नहीं लगेगा जीएसटी, लेकिन अगर गिफ्ट दे दिया तो बताया गया हाउएवर गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए तक का कोई गिफ्ट अगर है इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉय टू एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय shall not be treated as supply of goods or service or both।
50,000 रुपए तक अगर आप एक साल में अपने एम्प्लॉय को कुछ दे देते हैं 50,000 तक, तो भैया कोई जीएसटी की बात नहीं लगेगी। ठीक ठीक है सर जी। अब सर और भी कुछ थे, 4 पैरामीटर्स इसमें दिए हैं। ये क्या लिखा है सर, देखो एग्जाम्पल क्या होता है, आपको छोड़, यहाँ पे हम देखो बहुत स्मॉल सा आपको समझा रहे हैं। ये एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में क्या था, इन्होंने, इनकी एक भाई साहब थे, ये प्लास्टिक के टॉयज बेचते थे। ठीक, टॉयज शॉप थी इनकी, टॉयज बेचते थे, खूब माल लाते थे, बाप रे बाप, एकदम बहुत दम सोल्ड करने के लिए माल लेके आ रहे हैं। ये 2,000 रुपए का सामान लेके आ रहे हैं और 200 रुपए का आईटीसी ले ले रहे हैं, इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं। छोटा सा तो बाबू आपको पता होगा ना, देखो एक आदमी है, अगर कोई माल खरीद के ला रहा है और ये माल अगर 1,000 रुपए का इसने खरीदा है और 10% का इस पे जीएसटी लगाए तो 100 का जीएसटी लगाए। ठीक ठीक है, अब इसके लिए इसकी कॉस्ट पड़ी 1100, लेकिन जब इसको ये सोल्ड करता है, मान लो ये 1,500 रुपए में सोल्ड करता है और इस पे 150 रुपए इसको जीएसटी आ जाएगा, लेकिन इस जीएसटी का पेमेंट 150 रुपए के जीएसटी का पेमेंट, ये इसको 100 रुपए का इसको क्रेडिट मिल जाएगा और इसके पॉकेट से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए जीएसटी का जाता है, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए जीएसटी का जाता है। इतना आपको पता है ना। आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है हमारी परचेजेस पे। वर्ड सुन लीजिए, परचेज पे जो हम जीएसटी पे करते हैं उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं, उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हैं और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन जब हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी आती है उस गुड्स पे तो कर दिया जाता है। क्लियर? यस सर क्लियर। अब क्या हुआ, ये सुपरमार्केट था, टॉय का बिजनेस था, 200 रुपए की इन्होंने आईटीसी ले ली, 2,000 का सामान था। इस तरीके से आईटीसी लेते जाते थे जो भी प्रोडक्ट खरीदते थे। जब यहाँ पे ये प्रोडक्ट सोल्ड होता था, लेट से 2,000 रुपए में प्रोडक्ट सोल्ड किए, 200 रुपए 200 नहीं 400 बनेगा ना जीएसटी, 400 रुपए इनका जीएसटी बन रहा है। ठीक है, अज्यूम करिए 400 रुपए जीएसटी बन रहा है। तो क्या करते थे, जनरली होता क्या है, 200 रुपए यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता है, आईटीसी मिल जाता है 200 रुपए, आउटपुट टैक्स इनका बना 400 रुपए, 200 रुपए आई जीएसटी जीएसटी पेबल आता है। ये होता है जनरली, लेकिन कोरोना के कारण इन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया, अपनी शॉप बंद कर दी, तो अब ये कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ हो नहीं पाएगा। और जो अब इनका स्टॉक बचा है ना, अब जो इनका स्टॉक बचा है, इस स्टॉक को ये सोल्ड कर दे रहे हैं किसी को भी, या फ्री में ही बांट दे रहे हैं, फ्री में बांट देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। आग लगा दी भाई इन्होंने, फ्री में बांट दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं अपने दुकान के स्टॉक के ऊपर कि जाओ यार हमें व्यापार नहीं करना। हम में कह रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, परमानेंट डिस्पोजल हो जा रहा है। कुछ भी कर दे रहे हैं जिससे क्या हो जा रहा है, परमानेंट डिस्पोजल हो जा रहा है। ठीक ठीक है। या फिर चलो इनके पास टॉयज थे ना, इन्होंने क्या किया, किसी अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम के बच्चों को टॉयज फ्री में गिफ्ट कर दिए। तो सर अब आपको भावुक नहीं होना है कि सर अनाथ आश्रम के बच्चों को सर गिफ्ट किए हैं। ठीक, भावुक नहीं होना है, बस ना परमानेंट डिस्पोजल हो गया ना। हाँ सर, परमानेंट डिस्पोजल किसी ना किसी तरीके से तो हो ही गया है। क्लियर? यस सर, यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई। अब क्या सर क्लियर करना है आपको, देखो अभी बता रहे हैं आपको। अब क्या हुआ, अब चूंकि यहाँ पे आपका कोई सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई हमने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट किस लिए दिए थी, कि अगर आपने उस माल को दोबारा बेचा और आपकी जीएसटी लाइबिलिटी जो आएगी उससे आप सेट ऑफ कर दोगे। अब आपने क्या किया, अपना स्टॉक जो है 2,000 रुपए का स्टॉक था, उस पर 200 रुपए आईटीसी तो ले ली और फ्री ऑफ कॉस्ट अनाथ आश्रम को दे दी। तो हमको तो 200 का लॉस हो गया, हमको तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोली हमको तो 200 रुपए का लॉस हो गया। अगर आप माल आगे बेचते तो जीएसटी मिलता, आपने तो अनाथ आश्रम को फ्री में दे दिया। सेंटिमेंटल नहीं होना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी कहेगी हमारा टैक्स का लॉस हो रहा है, अगर आप फ्री में भी दे रहे हो ना तो भी हम जीएसटी इस पे मान लेंगे, फ्री में भी दे रहे हो तो भी हम जीएसटी मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, मान लीजिए स्टॉक ट्वाइस बिजनेस असेट थी, वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। अगर आपने परमानेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी को दे दिया है, देखो पर विदाउट कंसिडरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने अपने स्टॉक को दे दिया किसी को जिसपे आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली थी, तो भी हम मानेंगे कि वो सप्लाई और आपसे टैक्स वसूलेंगे उसके ऊपर। अगर यही जो ट्वाइस है ना, इस ट्वाइस के लिए अगर आपने आईटीसी नहीं ली होती और फ्री में अगर दे दिया होता किसी भी ऑर्फनेज को, अनाथ आश्रम को, तो भाई यहाँ पे कोई परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ शेड्यूल 1 के अंदर सप्लाई नहीं बनती। लेकिन चूंकि आपने आईटीसी लिया, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, तो परमानेंट ट्रांसफर अगर आप कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, सप्लाई बना दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स ऑफ सप्लाई such goods on behalf of the principal, or by an agent of principal where the agent undertakes on receive of such goods on behalf of the principal। मतलब सप्लाई क्या बोलते हैं, देखो हम बता देते हैं, सीधी बात हम बता देते हैं। ये कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, ये ट्वाइस का ही काम करता है, इसने अपना एजेंट लगा रखा है कि भाई जाओ और बुकिंग करके आओ हर स्टेट में, एज लाइक चलो लखनऊ जाओ, गोरखपुर जाओ,
और कौन से एरियाज में, कानपुर जाओ, यहाँ पे आप उन्नाव जाओ, इन स्टेट्स में जाओ और लोगों को यहाँ पे बुकिंग करके आओ, सोल्ड करके आओ, जितना बिकेगा हम 5% कमीशन देंगे। तो ये प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हो गया। और तो अगर प्रिंसिपल ने फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे भी इसको माल भेज दिया, ये लो और इस माल को इन इन जगहों पे दे देना, हम 5% तुमको कमीशन दे देंगे। तो इसने बोला है कि इसको सप्लाई कहते हैं अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे भी जाता है तो। लेकिन एक छोटा सा प्रोविजन है, अगर एजेंट अगर अपने नाम की इनवॉइस देता है, एजेंट अगर इनवॉइस दिया है, एजेंट का नाम है लेट्स से एक्स लिमिटेड, एजेंट ने अगर एक्स लिमिटेड के नाम की इनवॉइस दी ना तो ही ये सप्लाई में आएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल का नाम है पी लिमिटेड, एजेंट इनवॉइस देता है इन द नेम ऑफ एजेंट ने इनवॉइस दी है इन द नेम ऑफ पी लिमिटेड, तो भैया ये शेड्यूल 1 की सप्लाई में नहीं आएगा, तब ये शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। अगेन समझा दें? हाँ सर थोड़ा समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये जो उन्नाव या लखनऊ वाले आदमी को 1000 यूनिट्स बेचा गया, ठीक है, तो 1000 यूनिट्स का जो बिल आया ना, ये प्रिंसिपल के नाम पे आया, पी लिमिटेड के नाम पे आया, तब तो कोई बात नहीं, सप्लाई से इसको शेड्यूल 1 यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये एजेंट के नेम पे आ गया तो शेड्यूल 1 अट्रैक्ट हो जाएगा। सेम कंडीशन होती है बायर के लिए। लेट्स से इनका कुछ काम था, इन्होंने एक कोई बाइंग एजेंट लगा रखा है जो इनको चाइना से ये टॉयज खरीद के पहुंचाता है, तो सेम सारे प्रोविजन बाइंग एजेंट के लिए भी लग जाते हैं। क्लियर? यस सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स की बारे में बात आ जाएगी। चौथी बात आपकी आती है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। अगर आपने इंपोर्ट किया, आप भारत के थे, आपने ऑस्ट्रेलिया से सर्विसेज इंपोर्ट की है, अपने किसी रिलेटेड पर्सन से कर ली हो, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, लेकिन बिजनेस के लिए की है तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की है तो आपके ऊपर लग जाएगा जीएसटी। थोड़ी सी हम इस बात को और अच्छे से इलेबोरेट करना चाहेंगे। आइए अपने भारत के मानचित्र पे पहुंचते हैं। भारत का मानचित्र, अच्छा रुको, पहले आपको एक छोटी सी बात हमने बताई ना, देखो ये फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस की हम बात कर रहे हैं। अगर आपने विथ कंसिडरेशन किया है, हम बहुत अच्छे से पढ़ाना चाह रहे हैं और पढ़ा ही देते हैं, चलो। विथ कंसिडरेशन अगर आपने क्या लिया है, सर्विस ली है, विथ कंसिडरेशन आपने ली है सर्विस, वो भी पर्सनल नेचर की अगर आपने ले ली, पर्सनल नेचर की अगर आपने कोई विथ कंसिडरेशन सर्विस ले ली, आर्किटेक्चर की सर्विस ले ली, अपने घर की सर्विस ले ली, अपने हेयर ट्रांसप्लांट की सर्विस ले ली, कोई पर्सनल नेचर की सर्विस ले ली, लेकिन विथ कंसिडरेशन ले ली, यूनाइटेड किंगडम के आदमी से ले ली, तो भी जीएसटी लगेगा और आपको आरसीएम के अंदर, भारत के अंदर पे करना पड़ेगा। हम शेड्यूल 1 में बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो कि विदाउट कंसिडरेशन है। क्या है? विदाउट कंसिडरेशन, जो विदाउट कंसिडरेशन है। सर कैसे लिख रहे हो बाबू, जल्दीबाजी में लिख रहे हैं। विदाउट कंसिडरेशन है और ये फ्री है, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस होगी तो ही लगेगा। फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस अगर है तब ही यहाँ पे जीएसटी आता है। एक बात तो पहले इस बात को आप समझ लीजिए। अब क्या हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं अपने किसी रिलेटिव से, कर्नाटक में आप हैं, आप है, ओके क्या हो गया, गलती से आप हैं कर्नाटक में, चलो यार, आप हैं कर्नाटक में, ठीक है, आप यहां पे हैं कर्नाटक में, और आपने यूनाइटेड किंगडम के अपने किसी भाई से, किसी रिलेटिव, जो रिलेटिव लगता है, जो रिलेटिव है, भाई नहीं सॉरी, जो रिलेटिव लगता है, जो रिलेटिव लगता है आपका, जो इस जीएसटी एक्ट के अंदर सच पर्सन इज अ ऑफिसर है या आपका कोई डायरेक्टर है, एम्प्लॉयड एम्प्लॉय रिलेशनशिप का, उससे अगर कोई सर्विस ले ली ना फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ओनली, और एफओसी फ्री ऑन कॉस्ट बेसिस पे ली तो भी जीएसटी लगेगा। या फिर मैंने यहाँ पे एक वर्ड है ओन एस्टेब्लिशमेंट, और एस्टेब्लिशमेंट को देखो मैंने आपको क्या बताया था, एस्टेब्लिशमेंट उसको कहते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती है जीएसटी एक्ट के अंदर, ठीक ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम में अगर आपका कोई ऑफिस है, लेट्स से आप एसबीआई बैंक है इंडिया के और एसबीआई बैंक है आपका यूनाइटेड किंगडम में, ठीक, तो यहाँ पे एसबीआई क्या इंडिया के जीएसटी एक्ट में, यूनाइटेड किंगडम वाला एसबीआई क्या इंडिया के सीजीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड होगा? जी नहीं सर, वो तो एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम के ब्रांच पे लगता ही नहीं है। तो अगर आप अपने किसी, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर इससे भी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई सर्विस ली जो कि आपके बिजनेस के लिए, तो भी जीएसटी लग जाता है, उसको सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, प्लीज मेरे साथ देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, जो एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया है उसको एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन तब कहते हैं अगर वो भारत में होती और रजिस्टर्ड होती, क्योंकि ये जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया हो गई। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, अगर फ्री एफओसी बेसिस में विदाउट कंसिडरेशन में अगर आपको कुछ मिल रहा है वहां से एफओसी बेसिस में, तो भी वो सप्लाई की मीनिंग में आ जाएगा। क्लियर? यस सर क्रिस्टल क्लियर हो गया है। हमारी क्लासेस हो गई है 40 मिनट्स की, हमारा टारगेट होता है 30 मिनट्स के अंदर आपको क्लासेस कंप्लीट करवाते हैं हम, जिससे कि आपके लिए
मोनोटोनस ना हो और आप चीजों को बहुत अच्छे से और डीपली से समझ सकें। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आई गेस आपने जिस तरीके से हमारा इनकम टैक्स एंजॉय किया है उसी तरीके से आपने जीएसटी को भी एंजॉय किया होगा। प्लीज मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा अपना फीडबैक 99 1 83 10 314 के ऊपर। आपकी क्वेरीज थी इसलिए मैंने जीएसटी का एक सैंपल आपको जरूर दिया कि आप जीएसटी किस तरीके से पढ़िए। बाकी इनकम टैक्स तो आप पूरा कर ही रहे हैं मेरे साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।